हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके होने वाले एग्जाम जो कि 15 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि जो भी मैं चीज़ें समझाऊँ उसको आप समझ सके और इसको आप समझ के इस चीज़ों को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने लिया है, इसमें बोला गया बिना भाग दिए बताना है। बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या जो है ये 15/600 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये बताना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, और इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है तो लिख देंगे, चूंकि दिया गया है क्या दिया गया है, तो संख्या दी हुई है 15/600। ठीक है, क्या दिया हुआ है 15/600। तो इसमें नीचे क्या है, हर, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। तो हर की जगह पे क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो हर का गुणनखंड करना होता है। तो हर का गुणनखंड करने पर क्या देखने को मिलेगा, तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हर का गुणनखंड इधर साइड में कर देना है। हर के जगह पे क्या, हर का मान क्या है 600, तो 600 का गुणनखंड कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 300, फिर इस प्रकार से 150, फिर इसी प्रकार से 2 से लगाएंगे 75 75 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ से 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे 25 या 75, फिर 5 से लगाएंगे 50 25। इस प्रकार से इसका मैंने गुणनखंड उधर साइड में कर दिया। ये सब आम बात है, ये सब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो गुणनखंड किया जब मैंने, तो यहाँ पे हर के जगह पे मैंने क्या किया, हर का गुणनखंड किया। तो 15/600, हर के जगह पे क्या 600, 600 का गुणनखंड करने पर क्या क्या आया, तो 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो 2 3 और 5 आया, यानी कि 2 भी है। 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 3 भी आया है। 3 कितनी बार आया है, सॉरी 2 3 बार आया है, तो लिख देंगे इसको 2 की पावर में 3। और 3 कितने बार आया है, 1 बार आया, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, इंटू 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है यहाँ पे 2 बार में। तो 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, तो इस रूप में ये देखने को मिल रहा है। और एक चीज याद रखना है दोस्तों, कि अगर शांत या अशांत का केस होता है ना, अगर किसी भी परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या का केस होता है कि जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या होती है ना, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, या तो शांत आवृत्ति का होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो अशांत में भी अलग अलग केस होता है। फिलहाल ये समझना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो शांत भी रहता है और दूसरा अशांत भी रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है अशांत में होता है, इसमें अशांत में भी 2 प्रकार का होता है, ये रिपीटिंग होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि वो अशांत और अनवसानी अनावृत्ति का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपरिमेय की बात है। फिलहाल यहाँ पे परिमेय के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने हर का परिमेय, हर का जब मैंने गुणनखंड किया, तो इस प्रकार से 2 3 और 5 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लिखना है, चूंकि हर हर जो है, हर के जगह पे क्या है, यहाँ पे हर जो है वो 2 3 और 5 है। 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। तो जो हर है, ये हर क्या है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए ये जो है शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज लिखना है लास्ट में, कि चूंकि हर जो है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए दिया गया संख्या, इसलिए दिया गया संख्या का दशमलव प्रसार ये अशांत होगा। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे अशांत होगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इस क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आता भी है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका और इसका एचसीएफ निकाल देना है। तो ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। जो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 16 और 24। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट करना है, हम जानते हैं से लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, और क्या जानते हैं, तो जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूला है, सूत्र रहा, यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है 16 और 24, ठीक है, 16 और 24, तो 16 और 24 में देख सकते हैं क्या है, 24 बड़ा है, तो यहाँ पे जो 24 है वो a का मान है, ठीक है, a का मान क्या है, 24 है। इस प्रकार से यहाँ पे जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा, जो बड़ा वाला मान रहेगा, वो a का मान ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, लिखना है a बराबर, फिर से लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a का मान क्या है, 24 है, तो 24 रख देंगे। b का मान जो बच गया, वो बच गया क्या, 16, 16 और 24 में बड़ा था 24, इसको मैंने a मान लिया, और जो बच गया उसको b मान लेना है, 16, ठीक है। b का मान क्या आएगा, 16, और q की जगह पे कुछ नहीं है, इसको गुना करना है, प्लस में r जोड़ना है। तो अब बताइए इसको कितना से गुना करें, कितना ऐड करें, तो 16 में 1 से गुना करेंगे, और बचा क्या, तो आपके पास तो 8 बच गया, तो 8 यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या कि 16 को 1 से गुना करेंगे 16 ही रहेगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 पूर जाएगा। बस इस प्रकार से इसको बराबर पुराना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको क्या करना है, फिर 16 आ जाएगा 24 के जगह पे, ठीक है, 24 के जगह पे आ जाएगा 16, और एक जो 16 के जगह पे वो आ जाएगा 8, बीच वाला का कुछ नहीं करना है, 8 आ जाएगा 16 के जगह पे, तो 8 इंटू, अब इसको कितना से गुना करिए, कितना जोड़ना है कि ये 0 के बराबर आ जाए, तो 8 को 2 से गुना करेंगे, उसमें 0 आ जाएगा। जब तक ये लास्ट में 0 नहीं आएगा तब तक ये काम प्रोसेस जो वो करते चलना है, करते चलना है, ठीक है। लास्ट में 0 आ जाएगा, बस आंसर इसका मतलब है कि आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो 0 आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b बराबर 8 आया है, b का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 24 था, बाद में बदल के 16 हो गया, b का मान पहले 16 था, फिर बाद में बदल के 8 हो गया। इस प्रकार से q का मान पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर r का मान पहले 8 था, फिर 0 आ गया। जैसे ही r का मान 0 आ गया, तो इस केस में देखना है b का मान क्या रहता है, b का मान 8 आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे HCF जो है वो यही 8 ही होगा, तो लास्ट में लिख देना है, अतः HCF बराबर 8 होगा। समझ में आ गया होगा ये 2 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे का 2 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से सिद्ध करना है, ताकि आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर मिले। तो इसको सबसे पहले सोल्यूशन से देखिए क्या करना है, कि अगर ऐसा नहीं है कि √5 ही सिद्ध करने के लिए बोलेगा, √5 की जगह पे √5, √3, √2, 2 √3, इस प्रकार से कोई भी सवाल रहेगा, बनाना वैसे ही है जैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिद्ध करने वाला सवाल है कि √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को क्या मानना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका उल्टा मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसका उल्टा मान लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अपरिमेय संख्या, तो इसको मानेंगे, माना कि √5 एक यह अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ मान लेंगे परिमेय संख्या, तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अगर ये √5 परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये p/q के रूप में लिखने पर ये p/q के बराबर होगा, तो p/q बराबर क्या कर देंगे, √5 कर देंगे। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर, तो लिखना है, जो काम करना है उसको लिखना भी है साथ साथ, ठीक है। तो लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो p/q इसका भी स्क्वायर हो जाएगा टोटल, और उधर √5 है तो √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो p/q में p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कर जाएगा उधर, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। इसके बाद क्या करना है उसको समझिए। इसके बाद p स्क्वायर इसको छोड़ देंगे एज इट इज, जो q स्क्वायर इसमें से q इंटू q इसको लिख सकते हैं, 2 q बराबर क्या है 5। उसके बाद p स्क्वायर नीचे में q एक रहने देना है, एक q रहने देना है, और एक q को उधर बैठा देना है 5q। अब उसके बाद हो गया, बात खत्म, इतना ही करना है, उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है। इसके बाद लैंग्वेज लिखना है, भाषा, भाषा में क्या लिखना है, चूंकि p स्क्वायर बटा q एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 5q जो 5q है ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो p स्क्वायर बटा q जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, 5q जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए
मेरा माना गया जो कथन है, मैंने जो माना है, क्योंकि ये परिमेय संख्या बराबर तो हो नहीं सकता है, इसलिए मेरा माना गया कथन ये गलत सिद्ध होता है, गलत है। हमने जो माना है वो गलत हो गया है, तो लिखेंगे इसलिए मेरा माना गया कथन गलत है, और लास्ट में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना बस कर देना है, इसके बाद इसके विशेष आगे कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, अगर सिद्ध करने के लिए सवाल आ जाता है √5 को सिद्ध करने के लिए, √3 को सिद्ध करने के लिए, तो क्या करना है, पहले उसको जो बोलेगा उसका उल्टा मान लेना है। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे परिमेय संख्या। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, उसको लिख देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसमें से एगो को उधर बैठा देना है q को, बाकी सबको छोड़ देना है। और उसके बाद इतना लैंग्वेज जो है वो ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए p² / परिमेय संख्या और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसलिए मेरा माना गया कथन गलत होता है, और अतः जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है। इतना भाषा लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ये बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिनके शून्यक क्रमशः दिया हुआ है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं क्या, इसको शून्यकों का योगफल और गुणनफल समझ लेते हैं। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, शून्यक दिया हुआ है, क्योंकि पता होगा कि द्विघात बहुपद है। क्या है ये जो है ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है तो इसका जो शून्यक आएगा वो कितना आएगा, 2 गो शून्यक आएगा इसका। द्विघात बहुपद का जो 2 शून्यक तो निकलता ही है, और कौन कौन निकलता है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकलता है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, चलिए लिख देंगे, क्योंकि दिया गया है क्या दिया गया है, तो शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यक, तो लिखेंगे शून्यक क्या दिया हुआ है, तो एक है 2/5 और दूसरा है 4। ठीक है, 2/5 और 4। तो इस प्रकार से अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा, ताकि जगह नहीं है फिलहाल, समझा। तो देखो आगे क्या करना है, इसमें जो शून्यक दिया हुआ था, शून्यक क्या दिया हुआ था, 2/5 और 4। तो 2/5 और जो 4 दिया हुआ है वो क्या है, अल्फा और बीटा का मान है। क्योंकि शून्यक क्या होता है, इसका 2 ही होता है, तो एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 2/5 और 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका योगफल निकालेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है तो इसमें योगफल की जरूरत पड़ता ही है। तो सबसे पहले इसका योगफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 2/5 और प्लस करेंगे इसमें बीटा का मान क्या है 4। क्योंकि दोनों का एलसीएम करेंगे तो 5 ही आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 5 और 20 हो जाएगा, यानी कि 20 है 2 22/5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है वो क्या रहा है, 22/5 आया है। ठीक है, उसी प्रकार से निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 2/5। ठीक है, और इंटू बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है 4। तो इसको गुना कर लेंगे, तो ऊपरी ऊपरी गुना कर देंगे, 4 दूनी 8/5 क्या हो जाएगा, 8/5। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया, जो कि कितना है 8/5। अब क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना। नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात अच्छा से लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, 22/5। तो लिखेंगे 22/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है, 8/5। तो यहाँ लिखेंगे 8/5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम 5 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब में से 5 हट जाएगा। चाहे 5 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो कट जाएगा कि नहीं, 5 से गुना कर देंगे सब में। तो ये 5 से गुना करेंगे तो 5x², 5 से गुना करेंगे तो 22/5 कट जाएगा, 5 बचेगा खाली 22x और प्लस इधर बचेगा 8। तो इस प्रकार से 5x² और माइनस का 22x और प्लस का 8, इस प्रकार से इसका क्या निकलता है, ये द्विघात बहुपद निकल के आता है। समझ में आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आगे
करना है, ठीक है। तो 5x² माइनस 22x प्लस 8 ये क्या निकल के आया है, तो ये द्विघात बहुपद निकल के आया है। तो लास्ट में लिखना है इसको, तो अतः द्विघात बहुपद बराबर 5x² माइनस 22x प्लस का 8। समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और उसको समझाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, उसको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें जो दो संख्या दिया रहेगा, दो संख्या का अंतर 26 है, इसमें से एक संख्या है और दूसरी संख्या के 3 गुनी है वो। तो सबसे पहली बात कि जो दो संख्या उसको पता नहीं है, तो मान लेंगे माना कि पहली संख्या, दो संख्या है दोनों पता नहीं है, तो मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को भी मान लेंगे क्योंकि वही पता नहीं है, तो दूसरी संख्या बराबर y। तो हमने पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पे सब चीज लिखना पड़ेगा, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें क्या बोला गया, दो संख्याओं का अंतर 26 यानी कि पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या क्या माना है, y माना है। इसका अंतर मतलब घटाव कितना दिया है, ये 26। तो एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोला जा रहा है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है, तो एक संख्या है x जो कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुना है तो कौन नहीं है, y नहीं, तो इसको 3 गुना हमने कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखना है समीकरण 1 में x बराबर 3y, सब x बराबर 3y समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26। इसमें x का मान क्या रखना है, 3y माइनस का y बराबर कितना है 26। 3y में से y घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 26, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से y का मान 13 आ गया। अब ये y का मान है इसको रख देना किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो इसमें x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना आया है 13, ठीक है। तो इस प्रकार से y का x का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से x का मान निकल के आएगा 39, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः पहली संख्या बराबर 13 और जो दूसरी संख्या है जिसको हमने माना था, दूसरी संख्या वो कितनी निकल गई 39। आप पढ़ भी सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और इसका अंतर 26 है ही है, ये देख सकते हैं। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए एक संख्या है 39 जो कि पहली संख्या का 3 गुना है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन रहा। इस प्रकार से करना है और ध्यान से करना है, समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल देख सकते हैं, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि एपी 3 8 13 डॉट डॉट का एपी है दिया हुआ 3 8 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, अंत से 20वां पद निकाल करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एपी दिया गया, इस एपी का सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पहले दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एपी दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 253। तो 253 इसका लास्ट टर्म है, ठीक है। पहले इसका सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सार्वंतर यानी कि सीडी कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे निकल के आएगा कितना 8 - 3 जो कि कितना है 5 है। इसी प्रकार से इसका अंतिम पद देख लेते हैं, अंतिम पद क्या है। तो इसका अंतिम पद जो है वो है इसका 253, जो कि लास्ट में क्या है इसका 253 है। तो अच्छा से लिख देते हैं 253, ठीक है। अब इसका अंतिम पद से पहला पद, अंतिम पद से एक पहले वाला पद को देखा जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट हमको क्या करना, अंत से 20वां पद को लिखना है। क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है 5 आया है, इस सब में डिफरेंस कितने का है 5 का है। तो इससे पहले वाला पद लिखा जाएगा, यानी कि अंत से दूसरा पद अगर देखा जाएगा, इधर से दूसरा पद अगर देखा जाएगा तो क्या होगा 253 - 5 कर देंगे, ठीक है, जो कि कितना जाएगा 248 आ जाएगा। अब इस ये जो एपी है इसको उल्टा कर देना है। तो लिखेंगे एपी को दिए गए एपी को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे
क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे उल्टा क्रम में, तो पहले 253 आएगा, फिर इससे पहले डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो फिर 248 आएगा, फिर 5 घटाएंगे 243 आएगा। इस प्रकार से डॉट डॉट चलता जाएगा। अब हमको इसका, इस एपी का अंत से 20वां पद निकालना था, लेकिन हमको जब अंत से उल्टा सरिया दिए तो उल्टा सरियाने से क्या पड़ा, एक नया एपी बन गया। तो इस नए वाले एपी का हमको 20वां पद निकाल देंगे, तो वही इसका भी क्या हो जाएगा, 20वां पद हो जाएगा। जैसे नहीं समझे, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसमें बोला गया था ई एपी दे दिया है सीधा, और इसका निकालना है 20वां पद, अंत से निकालना है। तो इसी चीज को हमने पलट दिया है, ऐसे कर दिया है। अब इसको अगर हम यहाँ से अगर डायरेक्ट 20वां पद निकाल देंगे, वही क्या होगा, इसका उल्टा से 20वां पद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बस इसका 20वां पद निकाल देना है। तो क्या करेंगे, इसका 20वां पद निकालने के लिए लास्ट टर्म इसका क्या पता, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में यहाँ तो पता ही है क्या है, 13, 8, फिर लास्ट में क्या है, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत से 20वां पद निकालना है, यानी कि 820 निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद मतलब 820, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस तो पता है ही है, डिफरेंस कितने का है, 5 का ही है। यहाँ पे नया डिफरेंस निकलेगा, तो 248 में से घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 248 में से घटाएंगे डी निकालने के लिए, तो 248 माइनस 253, 248 में 253 घटा लेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, डी निकल के क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो डी का मान जो वैल्यू आया है यहाँ पे क्या रहा है, माइनस का 5 देखने को मिल रहा है। तो अब इस श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो 20वां लिखेंगे, श्रेणी का 20वां पद, ठीक है। तो 20वां पद मतलब 820, क्या लिखेंगे, 20वां पद मतलब 820, और 820 क्या होता है, a प्लस 19 इंटू डी। चूंकि a का मान पता है, इसमें 253 है, 253 प्लस 19 इंटू डी का मान क्या है, माइनस का 5, तो 253 अब प्लस। इस प्रकार से यहाँ पे इसको माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जो अच्छा से लिख देते हैं, 253 और माइनस का 95, माइनस का 95, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बस समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से 253 माइनस 95 करते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा 158 जो है लमसम में आ जाएगा निकल करके, ठीक है, 158। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेना है, समझ में आ रहा होगा। तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5, 253 हो जाएगा, माइनस का 19 इंटू 5 95 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट घटाने के बाद 158 आ रहा है, तो 20वां पद क्या निकल गया, 158। यहाँ लास्ट में लिखना है, अतः दिए गए एपी का अंत से 20वां पद बराबर क्या आएगा, 158। इस प्रकार से लिख देना है, समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, इसको समझाना है अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिंदुओं ए बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। बिंदु दिया हुआ है, दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा बी, इसके बीच का दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहला बिंदु जिसका निर्देशांक क्या है, इसको मान लेंगे x1, ठीक है। x1 का मान क्या है, a है, और x2 का मान क्या है, माइनस का a है। और इस प्रकार से y1 का मान क्या है, y1 का मान b है, इधर y2 का मान क्या है, माइनस का b है। जो पहला लिखा रहेगा वो x1 होगा, इसमें जो पहला लिखा रहेगा वो x2 होगा। तो इसमें x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान इसमें a है, x2 का मान माइनस का a है, और y1 का मान b है, और y2 का मान माइनस का b है। इस प्रकार से दूरी निकालना है। तो नाउ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, किसी के बीच कोई डिस्टेंस निकालना है, तो इसको कोऑर्डिनेट भी मान सकते हैं। मान लें कि बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक ए बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी है। तो इस प्रकार से इसका दूरी निकालने के लिए इसका सिंपल निकालना है फॉर्मूला, और रख देना है जो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस ए का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रकार से माइनस माइनस
माइनस माइनस ए, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ए क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर है, प्लस इधर भी माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, बट एगो बी है, एगो बी क्या, एगो बी दो गो बी का स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस में आ जाएगा, और इधर भी 4b² प्लस में आ जाएगा, और इस दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे जो कि आ जाएगा a² प्लस b²। 4 को बाहर ले लेंगे तो 4 का जैसे ही बाहर लेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, क्योंकि इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बाकी क्या बचा, a² प्लस b², और लास्ट में इकाई लिख देना है क्योंकि इसका यूनिट यही होता है। तो इसका दूरी कितना निकल गया, 2 अंडर रूट में a² प्लस b² इकाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं a जिसका कोऑर्डिनेट है 6,5 और b जिसका कोऑर्डिनेट है -4,3 इससे समदूरस्थ है। इस सवाल का जवाब बताना है। तो क्या करेंगे, y अक्ष, जैसे कोऑर्डिनेट देखे होंगे कोऑर्डिनेट, तो इसमें y अक्ष कौन होता है, ये वाला होता है। तो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे ये बिंदु A और बिंदु B ये समान दूरी पर हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु A है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6,5 है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं बिंदु B यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -4,3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो अब इसमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है इस y अक्ष पर जिससे दूरी इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा समान होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यही चीज हमको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, क्या है, हमने y अक्ष पर जो बिंदु है उसको P मान लिया है, जिससे देखेंगे, जिससे बिंदु A जिसका निर्देशांक कितना है 6,5 और B जिसका निर्देशांक कितना है -4,3 समदूरस्थ है, जिससे ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो बिंदु हमने माना कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है जिससे बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 है और B जिसका कोऑर्डिनेट -4,3 है से समदूरस्थ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर ये समदूरस्थ है यानी कि P से लेकर के A तक का डिस्टेंस जो होगा, P से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस होगा PA, वो किसके बराबर होगा, P से लेकर के B तक का डिस्टेंस PB के। तो नाउ हम क्या करेंगे, P से लेकर के A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो P से लेकर के A तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो बहुत आसान काम है निकालना। P का कोऑर्डिनेट और जो A का कोऑर्डिनेट उसको आपस में माइनस कर देना है। तो देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, यहाँ है ना P है, P जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P जो है यानी कि ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है, इसमें y अक्ष का मान होता है जब कोई बिंदु जो है वो x अक्ष पे होता है। किस पे होता है, x अक्ष पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, x का मान होता है, y का मान नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे जो पॉइंट है वो y अक्ष पर है, तो यहाँ पे y का मान होगा, x का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे लिखना है कि माना कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु P जिसका निर्देशांक 0, y है, जिससे बिंदु A जिसका नियामक जो है वो 6,5 है और B जिसका नियामक -4,3 है, इससे ये समदूरस्थ है। यानी कि P से लेकर के A तक की दूरी निकालेंगे PA और P से लेकर के B तक की दूरी निकालेंगे PB, ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो P का नियामक क्या है 0, यानी कि x1 ये है, y1 ये है, ये क्या है A में, ये x2 है, ये y2 है। तो कुछ नहीं करना है, बस पहले घटा देना है, फिर बाद में जोड़ देना है। तो 6 में से 0 या 0 में से 6 बात एक ही है, तो 0 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6, 0 - 6, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, जो पहले दिख रहा है ना, पहले उस पहले को घटा देना है। 0 - 6 यानी इसका स्क्वायर कर देना है, फिर y - 5 इसका स्क्वायर कर देना है, और फार्मूला में अंडर रूट होता है, इसको ध्यान में रखना है। अंडर रूट हट जाता है क्यों, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है। तो इस प्रकार से
अगर पी बी निकालते हैं तो पी तो पकड़ना ही है, इसके साथ बी पकड़ना है, तो पी बी, इसमें क्या था पी ए था, तो पी का नियामक ए का नियामक, पी का नियामक और ए का नियामक, इसमें पहला पहला को दूसरा दूसरा को घटा के जोड़ देंगे। वैसा ही पी बी बोला है तो पी को पकड़ेंगे बी को पकड़ेंगे, तो पी में क्या है 0,-4, तो 0 -4, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर प्लस वाई अब -3 का स्क्वायर, अंडर रूट में लगता है फॉर्मूला, लेकिन अंडर रूट से अंडर रूट दोनों कट जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 0 -6 का स्क्वायर आएगा, जो कि -6 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 36, 36 अब प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का 2ab यानी कि 10y यहाँ पे आ जाएगा। 2ab कहने का मतलब 2 इंटू ए का मान है y और b का मान है 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 10y बराबर अंडर रूट कट न गया है तो अभी काला लिख रहे हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ठीक है, और प्लस इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए का मान है y इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6y आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 36 और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 25 माइनस का 10y बराबर का 16 प्लस इधर क्या बच रहा है वाई स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6y। अब क्या होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, अब जोड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पे ये 36 25, ठीक है, 4 5 11 11 3 2 5 61 और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा सॉरी 61 और माइनस का 10y, ठीक है, बराबर इधर क्या है 16, क्या है 16 16 4 20 और 5 25 25 माइनस का 6y, ठीक है 6y। अब क्या करना है तो यहाँ पे आपस में अदला बदली कर लेना है, तो इसको इधर ले आते हैं तो 61 माइनस का 25 हो जाएगा, अब माइनस का 6y उधर चला जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, तो 60 इधर आ गया ये 25, तो 61 माइनस का 25 माइनस का 10y उधर जाकर के प्लस का 10y हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर नहीं, क्लियर है ना। जब इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा 36, ठीक है, एक यहाँ पे 36 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4y, ठीक है, प्लस का 4y, इसको काट लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो y का मान जब आ गया है इसको 9 टाइम में कट जाएगा 9 बार में, तो y का मान कितना निकल के आ गया 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या माना है लिखेंगे, अतः दिए गए अतः बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक क्या होगा 0, y माने हैं, तो 0, y का मान क्या आया है 9 आया है, तो ये होगा, इस प्रकार से लिखना है, समझ में आ गया होगा। तो लिखना अच्छा से है 0,9 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन रहा, और आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसको लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इस प्रकार से दिया हुआ है, तो 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका शीर्ष दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो क्या करेंगे इसको समझते हैं। तो लिख देंगे सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है, तो ये जो 3 बिंदु दिए हैं ना, 3 बिंदु जिसके नियामक दिया हुआ है, 3 बिंदु जिसके नियामक क्रमशः क्या दिया हुआ है, एक है 5, -1 -5, है, अच्छा से लिख देते हैं -5, -1, फिर दूसरा है 3, -5 और तीसरा है 5, 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो x जो इसमें 3 नियामक दिया हुआ है, तो पहला वाला x1 होगा, x1 y1 होगा, इसको पढ़ेंगे, पहला का नियामक x1 y1, दूसरा का x2 y2, तीसरा का x3 y3। तो x1 x2 और x3 का मान यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, x1 x2 और x3 का मान, तो x1 का मान है -5, x2 का मान है 3 और x3 का मान है 5। x1 इसमें से लेना है पहलक का, x2 इसमें से लेना है पहलक का और x3 इसमें से लेना है पहलक का। अब ये हो गया y1 भरना है, y2 भरना है और y3 भरना है। y2 और y1 y2 y3 भरने के लिए अब दूसरा का को पकड़ना है। दूसरा का क्या है, इसमें माइनस का 1 है तो इसमें हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये इसमें क्या है माइनस का 5 है तो ये y2 हो जाएगा, इसमें क्या है 2 है, ये हो जाएगा y3। अब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू
x1 आप फार्मूला याद रखना है y माइनस वाई प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x3 इंटू वाई माइनस वाई। अब इसमें भरेंगे, क्या भरेंगे, देखिए भरना है इसमें 23 31 12, 23 31 12 ये ट्रिक है, इसको भर देना है इसमें। तो 23 भरेंगे यानी कि ये तो x1 है, y2 माइनस y3 हो जाएगा, 31 मतलब y3 माइनस y1 हो जाएगा, और 12 यानी कि y2 माइनस y1 माइनस y2। अब इसमें पुट कर देना है मान, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -5, ठीक है, -5 इंटू y2 माइनस का y3, तो y2 क्या है, y2 है -5, अब माइनस करना है y3, y3 क्या है 2, तो -5 -2 यानी कि -7, ठीक है, और प्लस x2 का मान क्या है 3, तो x2 3 है इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 और y1 कितना है -1, तो 2 में से माइनस करेंगे -1, तो 2 में से माइनस करेंगे -1, तो 2 + 1 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x3 कितना है, तो x3 है 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 इंटू y1 माइनस का y2, तो y1 क्या है -1 और y2 क्या है तो -5, तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से घटेगा, यहाँ से कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको भर लेना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, हाँ, तो इस प्रकार से इसको भरना है, तो 1/2 और इंटू इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो -5 इंटू 7 7 5 35, अब प्लस 3 3 9, अब प्लस 5 चौक 20, इस प्रकार से हो गया। अब 1/2 इंटू सबको जोड़ लेना है, तब 20 30 50 55 55 5 60 64 आ गया, कितना आ गया 64, इसको काट लेंगे तो कितना जाएगा 32। तो इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आएगा 32, ठीक है 32, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन और उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। इस प्रकार से यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन थीटा और ये नीचे आ जाएगा cos थीटा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है √3 दे दिया है, यानी कि साइन बटा cos क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना दे दिया है √3 दे दिया है, और tan थीटा क्या होता है p बटा b होता है, इसलिए p का मान क्या आ गया √3 यहाँ से आ गया ऊपर वाला, और नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तब b का मान कितना आ गया 1 आ गया, तब बचा क्या यहाँ से h बच गया। h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर करेंगे, तो p कितना है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4, और 4 का कितना निकलेगा 2, तो हमने यहाँ से h का मान कितना निकाल लिया 2, ठीक है, h का मान कितना गया 2। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है p बटा h, और प्लस cos थीटा क्या होता है b बटा h, तो यहाँ लिख देंगे b बटा h, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो p बटा h यानी कि p का मान क्या है, तो p का मान ये रहा √3 है, तो √3 या बटा h का मान क्या है, h का मान तो निकाले हैं 2 है, अब प्लस b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे है 1, तो 1 बटा h का मान क्या है 2, इस प्रकार से इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, उधर ऊपर में आ जाएगा √3 + 1, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + √3 बटा 2। समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल जो क्वेश्चन हुआ है उसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि साइन 54 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री बराबर साइन 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री, इसको प्रूव करना है। LHS और RHS दोनों को बराबर है ये, ठीक है, तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका, और पहले LHS को लेकर के बताते हैं, तो टेकिंग LHS क्या है, इसका LHS है साइन 54 डिग्री अब प्लस
कॉस 67 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन 54 को पहलका को छोड़ देना है, पहलका को छोड़ देना है, तो साइन 54 डिग्री छोड़ दिए हैं। अब प्लस प्लस कॉस 90 माइनस क्या करना है, तो देखो 67 है, क्या है 67 इसमें है। तो अब एक दूसरे का कोटि पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 90 डिग्री 90 में से कितना माइनस करे 67, 90 में से कितना माइनस, 90 में से जो है वो कितना माइनस करे कि लगभग में जो है यहाँ पे 67 है, यानी कि दोनों का जो है जोड़ने पे जो है वो 90 पूर जाना चाहिए, ठीक है। तो 90 माइनस 67 कर देंगे 23 हो जाएगा, तो 90 में से 23 माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये 67 पूर जाएगा, तो कॉस 90 माइनस 23, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा साइन 54 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन और थीटा की जगह पे कितना है 23 डिग्री। फिर से समझ लेना है क्या बोला गया था, साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री, ये LHS है, LHS मैंने ले लिया। तो अब साइन 54 को पहलका को छोड़ दिए, दूसरा का को तोड़ दिए, कैसे, तो कॉस 90 माइनस थीटा पे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 23 डिग्री का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि 90 में से क्या माइनस करें, 90 में से 23 माइनस करेंगे तब तो 67 पूरेगा, तो 90 माइनस थीटा, और थीटा का काम यहाँ पे कब कर कौन कर रहा है 23 कर रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा क्या है 23, तो 23 लिख दिए। तो ये LHS आया है, LHS को प्रूव करने पे ये आया है, LHS को सोल्व करने पे क्या है साइन 54 डिग्री अब प्लस साइन 23 डिग्री। अब RHS को लेकर के देखते हैं कि ये ऐसा आता है कि नहीं, तो लिखेंगे टेकिंग नाउ टेकिंग RHS, ठीक है। तो RHS क्या है, RHS में है साइन 23 डिग्री अब प्लस कॉस 36 डिग्री, क्या है कॉस 36 डिग्री। इसको सब करेंगे तब पहलका को कुछ नहीं करना है, इधर देखिए साइन 23 है, हाँ साइन 23 को छोड़ देंगे, यहाँ पे साइन हमने 23 को छोड़ दिया, प्लस इसको तोड़ेंगे तो कॉस 90 माइनस क्या करे, यहाँ पे 36 है, क्या है 36 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस क्या कितना डिफरेंस करे कि 36 के बराबर रहे ये, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 54 डिग्री करेंगे तब ना 90 माइनस 54 लगभग कितना आएगा 36 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है 54 डिग्री कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 23 डिग्री अब प्लस कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन और थीटा कितना है 54 डिग्री। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको जब सरिया देंगे तब पहले कर देते हैं साइन 54 डिग्री ताकि ऐसा का मिल जाए, साइन 54 डिग्री इसमें पहले है और उसके बाद क्या है साइन 23 डिग्री, तो इसमें भी यही है इसमें भी वही है, तो लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS क्या है बराबर है, लिख देंगे नाउ हेंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ठीक है, तो आगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो घड़ी के मिनट की सुई की जो लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे जो त्रिज्या है ना, क्योंकि घड़ी इस प्रकार से रहता है और मिनट का सुई है, ये क्या है मिनट का सुई है, जब ये मिनट का सुई है तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है। जो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई क्या है त्रिज्या के बराबर है, तो लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ये त्रिज्या का काम कर रहा है, बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये आर रेडियस का मान है ये 14 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, ये जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल को कवर करेगा उसको पता करना है। तो सबसे पहली बात कि मिनट में है, तो मिनट में है तो इस हिसाब से पहले देखेंगे इस 60 मिनट में कितना, जैसे कि अगर एक घड़ी के मिनट का सुई है तो मिनट का सुई होता है वो 60 मिनट में कितना कवर कर लेगा 60 मिनट, यानी कि एक राउंड चल लेगा, तो जैसे ही एक राउंड चल लेगा तो वो 360 डिग्री पूरा कर लिया है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ये घड़ी है, इस घड़ी का इस सुई वाला है, मिनट वाला सुई है, ठीक है।
अब ये यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे आकर के यहीं पे आकर के मिल गया, तो ये पूरा कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना है, तो 360 डिग्री। कितना बना रहा है ये, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं। तो अब ये क्या करेगा कि 5 मिनट में जो है वो कितना कोण बनाएगा उसको पता करना है। तो सबसे पहले 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 300, यहाँ पे क्या कर देंगे 360, अब बटा में क्या हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 1 मिनट में जो है, 1 मिनट जो है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना बना है, 360 बटा 60। ठीक है, अब इस प्रकार से 5 मिनट में पता करना है, क्या करना है, 5 मिनट में पता करना है कि 5 मिनट में जो है वो कितना कोण बनाएगा। तो 5 मिनट से पता करना, जब हमको एक का पता चल गया है तो 5 से गुना कर देंगे, तो 360 बटा में 60 इंटू में 5, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 6 छक 36 और 6 25 30, यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, नाउ अब देखिए कोण का मान पता चल गया है, अभी जैसे ही घूमेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये त्रिज्या खंड बनेगा। क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे केवल त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा देना है, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिज्या खंड, लिखेंगे कि घड़ी की मिनट की सुई की घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान भर देना है 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14। अब इसको काटना है, ई 360 लिखा है तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब ई कर जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, और इसको काटना है तो ई कर जाएगा 6 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 11 बार में। उसके बाद और काटेंगे इसको, तो ई कट जाएगा 3 बार में, ई कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, और कटेगा क्या, ई कट जाएगा 7 दूनी 14 बार में। ठीक है, तो और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो बस इसको गुना कर देंगे 11 इंटू 7 इंटू 2, और नीचे कितना है 3 है, बस 3। तो 11 7 कितना 77, और इंटू में 2 बटा में 2, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटा में 2, भाग लगा देंगे इसको। जैसे ही भाग लगाएंगे तो 2 7 14, एक जाएगा उधर 14, फिर 2 7 14। ठीक है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका क्या आएगा, एरिया आएगा। तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर रहा है, ये एरिया को घेर रहा है। ठीक है, 154 नीचे 2 है या 3 है, 3 है, सॉरी 3 है, नीचे 3 है यहाँ, तो 3 यहाँ पे आएगा। इसको 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 5 15, बचा कितना 4। उसके बाद इसको डिवाइड लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ये बचेगा 10, डेसिमल्स बैठाएंगे 0 बैठाएंगे तो 51.3 लमसम में। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो ये इतना भी छोड़ सकते हैं या ये भी पूरा कर सकते हैं। तो 154/3 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आया है, एरिया आया है किसका, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो इस सुई द्वारा जो है वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है ये, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह ये को घेर रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी भी टाइम है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, ठीक है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के रूप में, गोले के आकार में या गोले के रूप में बदल दिया है। तो गोले की त्रिज्या बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाना है।
तो सबसे पहली बात कि जो दिया गया है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो मॉडल बनाने वाली जो शंकु है, यानी कि शंकु जो है, उस शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार में जो त्रिज्या होता है, आधार में जो कि शंकु इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। इसके नीचे जो आधार है, इसमें क्या होता है, वृत्त होता है। और ये जो शंकु दिया है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 24। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर का। तो लिखेंगे शंकुनुमा मॉडल, लिख देंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो शंकुनुमा मॉडल, शंकुनुमा मॉडल की ऊंचाई, शंकुनुमा मॉडल की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो शंकुनुमा जो है, शंकुनुमा जो ये मॉडल है, इसके आधार के वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे शंकुनुमा आधार के वृत्त की त्रिज्या, शंकुनुमा आधार के वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। शंकुनुमा आधार के वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो बता दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कितना है ये, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नाउ हम इसका आयतन निकाल लेंगे, चूंकि ऊंचाई पता है और त्रिज्या भी पता है। तो लिखेंगे नाउ शंकुनुमा मॉडल का आयतन, शंकुनुमा मॉडल का आयतन, शंकुनुमा मॉडल का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसको क्या करेंगे, 1/3 पाई का मान बाद में भर देंगे, आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3, और एच का मान कितना है, तो 24। इस प्रकार से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 पाई हो जाएगा। यानी कि मॉडल का आयतन कितना आया है, शंकुनुमा जो मॉडल है उसका आयतन कितना आया है, 72 पाई आया है। कितना आया है, 72 पाई। अब क्या करना है, इसमें जो दिया गया था इस शंकु को बदल दिया गया। एक बच्चा जो है, इस शंकु को नुमा मॉडल तो बन जाता है, लेकिन एक बच्चा जो होता है इसको क्या करता है, इसे गोले के आकार में बदल देता है। इसको यानी कि इसी शंकुनुमा मॉडल को वो गोला का आकार दे देता है। किसका आकार दे देता है, गोला का। तो इसका आयतन भी तो वही रहेगा, लेकिन बदलेगा नहीं ना, खाली बस वही आयतन ही निकालना है, ठीक है। जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा कि इस ऐसे शेप को उसमें बदल दिया गया है, शंकु को गोला में बदल दिया गया है, तो ऐसे में आयतन ही देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर शंकु को अगर गोला में बदल दिया गया है तो जितना जगह पहले घेरता था वो जगह में तो बदलाव नहीं आने वाला है, तो वही चीज होता है, इसमें ध्यान देना है। तो जो इसमें शंकुनुमा मॉडल है, शंकुनुमा मॉडल, पहले गोला का आयतन लिख देते हैं यहाँ पे, तो गोला का आयतन, ठीक है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, और आर का मान क्या है, वही है, आर का मान 3 ही है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यू का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एगो 3 से एगो 3 तक कट जाएगा। क्या बचा, ये 3 3 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 पाई, ठीक है। तो यहाँ से 36 पाई आया है गोले का आयतन, तो इसको आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। हालांकि पूरा नहीं, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, इसको पहले पूरा अच्छा से पहले लिख देते हैं, इसके बाद इसको बराबर कर देंगे, तब आज जाकर के अच्छा से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार 1 मिनट। तो मिट्टी के गोले का जो आयतन है ये किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसी को ना बदला है। तो मिट्टी के गोले का आयतन, ठीक है, क्या आया है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, इस शंकु को बदल दिया गया है गोला में, ठीक है। तो वही होगा, शंकु का जो आयतन है ये गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो एक तरफ लिख देंगे शंकु का आयतन और एक तरफ लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले का आयतन क्या है, गोला का आयतन है, शंकु का आयतन तो निकाल लिए हैं। शंकु का आयतन कितना है, 72 पाई, क्या आया है, 72 पाई। और गोला का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये जो 3 है इधर,
ठीक है। अगर ये इधर आता है तो 4/3 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो पाई से पाई कट जाएगा, कट गया है। अब क्या बचा, यहाँ 72 बचा, और क्या बचा, 4/3 इधर बचा। तो 4/3 इधर है तो इधर आएगा, तो 3 ऊपर 4 नीचे चला जाएगा। 4/3 इधर है, इधर आएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। उधर क्या बच जाएगा, आर का क्यूब। अब इसको काट देना है, तो 4 इसे इसको जब काटा जाएगा तो 4 एकम 4 और 3 और 4 अठे 32, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। क्या बचा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 54, 18 54, और क्या बचा आर का क्यूब। तो उसके बाद यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आर क्यूब का मान क्या आया, आर क्यूब का जो मान है वो 54 आया है, ठीक है, 54। तो अब उसके बाद आर का मान क्या आएगा, तो उधर चला जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा इसका, क्यूब रूट। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेना है। जब इसको तोड़ा जाएगा तो तोड़ने पे जैसे गुणनखंड कीजिएगा ना, भाज्य गुणनखंड, तो इस प्रकार से 3√2 लमसम में आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। और सेंटीमीटर लगा देना, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, त्रिज्या है इसलिए लगा देना है। समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना है। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई सेंटीमीटर इतना इतना, आधार की त्रिज्या इतना है। अब इस शंकु का मॉडल बनाया गया था, इसको बच्चा आया, अब बच्चा जो है इस शंकु को गोला में बदल दिया, तो आयतन बराबर ही रहेगा, आयतन वही रहेगा, आयतन बदलने वाला नहीं है। तो शंकु और गोला के आयतन को बराबर कर देना है, यहाँ से त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक थैला जिसमें 4 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, 3 पीली गेंद है। अब इसमें से क्या होता है, एक गेंद जो है वो यदृच्छा निकाला जाता है, ठीक है, एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है। तो इस गेंद की पीली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है, और इसी गेंद की लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात की पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो सबसे पहली बात की लाल गेंद क्या हुआ है, तो उसमें लिख लेना है, दिया गया है करके, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लाल गेंद की संख्या है 4, काली गेंद की संख्या है 5, और पीली गेंद की जो संख्या है वो है 3, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब करते हैं तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीली गेंद की प्रायिकता, यानी कि पीली गेंद की प्रायिकता, ठीक है, पीली गेंद की प्रायिकता, ठीक है। तो पीली गेंद की जो प्रायिकता है वो किस प्रकार से निकल के आएगी, तो पीली गेंद की जो प्रायिकता है उसको डिनोट के लिए ऐसे लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है, येलो गेंद की प्रायिकता क्या है, तो टोटल नीचे लिखाएगा, तो टोटल कितना आ रहा है इसको जोड़ लेना है। तो टोटल 5 4 9 3 12, यानी कि टोटल कितना है 12। इसमें से पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो पीली गेंद क्या हुआ है, इसमें पीली 3 गो है, तो 3/12, यानी कि काट के कितना आएगा 1/4। इस प्रकार से ये इसका पीली गेंद होने की प्रायिकता है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। ये दूसरा सवाल था। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल कितना लिखाएगा, नीचे 12 तो लिखाएगा करिएगा। अब उसमें से लाल रंग नहीं होगा, तो लाल रंग कै गो है, लाल रंग इसमें 4 गो है, तो लाल रंग खाली नहीं होगा, तो क्या होगा, काली 5 गो होगा, पीली 3 गो होगा, तो टोटल कितना 8 गो हो गया। अब इसको काट देना है, 4 बार में ये 6 बार में, और कटेगा 2 बार में, 3 बार में, यानी कितना जाएगा 2/3। इस प्रकार से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल काट देना है, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना जाएगा 2/3। तब पीली गेंद की होने की प्रायिकता कितनी है 2/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझ ही लेते हैं, इसके बाद ही हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं, इसमें से यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या है ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या होगी। सबसे पहले मान लेंगे तो थैले में 5 लाल गेंद है, तो दिया गया है, लिखेंगे थैले में, ठीक है, क्या है लाल गेंद की संख्या, तो लिख देंगे लाल गेंद की
संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और इसमें कुछ नीली गेंद भी है लेकिन पता नहीं है कितना है, नीली गेंद भी है लेकिन पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे लाल गेंद की, नीली गेंद की संख्या, तो लिखेंगे थैले में नीली गेंद की संख्या x मान लेंगे, पता नहीं है तो x मान लेंगे। तो टोटल कितना गेंद हो गया, तो लिख देंगे टोटल 5 प्लस x हो गया, यानी कि 5 गो लाल गेंद है और नीली गेंद क्या गो है, x गो है, पता नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस x। अब इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो लाल गेंद कै गो है, नीचे टोटल लिखाएगा हमेशा। तो टोटल कितना आया है, 5 प्लस एक्स, तो नीचे लिखा जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं 5 प्लस एक्स, ठीक है। ऊपर में क्या लिखाएगा, ऊपर में जो पूछा है वही लिखाएगा, लाल गेंद, तो लाल गेंद क्या गो है, 5 गो है, तो 5/5 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो उस प्रकार से अब नेक्स्ट नीली गेंद निकालने की प्रायिकता भी निकाल ही लेते हैं लगले। तो लिख देंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिखना है, ध्यान से नहीं लिख रहे हैं, स्पीड है इसलिए आप लोगों को अच्छा से लिखना है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो टोटल नीचे लिखाएगा कितना, 5 प्लस एक्स, और नीली गेंद क्या माने हैं, एक्स, तो इसको आ जाएगा ऊपर में एक्स, ठीक है। इस प्रकार से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो लिखेंगे वही नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, यही है, यानी कि x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/5 प्लस एक्स जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या आया है, ये आया है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ही ना 5/5 प्लस एक्स, ठीक है। और सॉरी क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, ठीक है। तो इसमें जो दो सवाल है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये है और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये आया है। तब बोला गया लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, सॉरी नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, दुगनी है। तो इस प्रकार से इसको आपस में इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आपका यहाँ से x/5 प्लस एक्स जो है, यानी कि यही ना है नीली गेंद, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता क्या है, 5/5 प्लस एक्स, यही ना है, 5/5 प्लस एक्स, यही ना है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इसका क्या है, ये दुगना है, दुगना कर दिए हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, x/5 प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 बटा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, सिंपल है, एक्स का मान 10 आ गया। तो एक्स का मान क्या माने हैं, एक्स को माने हैं थैले में नीली गेंद की संख्या। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः थैले में नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या बराबर कितना है एक्स का मान, यहाँ x का मान आया है 10, तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत ज़्यादा ही ड्यूरेशन चला गया है। बाकी इतना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो अगला एक और भी सेट आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी कुछ बता देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख लिए। और हाँ, एक चीज़ और है, इसके पीछे साल का एक है क्लास, मैथ्स का ही है, उसमें पूरा जो है अच्छे से समझाया गया है, तो उसको एक बार देख लेना है, ताकि जो भी जिसमें बताया गया है वो चीज़ क्लियर हो सके, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वाले वीडियो को देख के रखे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, 1 घंटा से ऊपर क्लास हो गया है, ठीक है। तो बस ठीक है।